वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, आप में से कुछ लोगों ने डेट लिखी है, ये मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया था, तो ये डेट जो है गलत लिख दी है मैंने। ये 2500 साल, 2000 साल नहीं है, 2000 तो अभी हो गए ना, ठीक है। ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व देयर वॉज अ सेज, a muni, a rishi named पतंजलि, राइट। ईसा मसीह से 500 साल पहले, आज की डेट है 2023 प्लस 500 साल, चाहे तो एग्जैक्ट लिख लीजिए और चाहे तो राउंड फिगर में लिख लीजिए 2500 साल। तो ईसा मसीह से ये एज चल रही है जीसस क्राइस्ट से 2023 जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें 500 साल पहले, ईसा मसीह से 500 साल पहले जो है वो महर्षि पतंजलि हुआ करते थे यहाँ हिंदुस्तान में। उन्होंने जो है वो ये पहली बार, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, हिस्ट्री में ऐसा आता है कि पहली बार उन्होंने योग सूत्र को लिखा है। महर्षि पतंजलि के बारे में एक बहुत ही बड़ी एक गलतफहमी है, उस गलतफहमी को आप लोग बिल्कुल भी नहीं पालिएगा। कहीं पढ़िएगा तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कहीं इंटरनेट पे होगी या किसी की किताब में होगी। और वो गलतफहमी ये है कि उन्होंने योग को शुरू किया। मोर देन 80% आपको ऐसा मिलेगा कि इट वॉज द पतंजलि हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ योग। महर्षि, हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है, 17-18 घंटे हम लोगों के उसी के हैं, राइट। कि योग जो है वो किसी ने नहीं शुरू किया है, योग प्रकृति के नियम है, और जब से दुनिया बनी हुई है, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में, जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं, वहाँ से बनी हुई है, तो वो प्रिंसिपल्स वहीं से चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, राइट। हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं, अब हम लोगों ने चीज़ों को डीलिमिट कर दिया है। डीलिमिट का मतलब होता है कि इधर उधर से सारी तरफ छोड़ते हुए बस एक पर्टिकुलर किसी इलाके में हमने फोकस कर दिया है। अच्छा, वो पर्टिकुलर इलाका हमारा और आपका कौन सा है? इंसानों के बीच में योग किस तरीके से काम कर रहा है, या किस तरीके से करना चाहिए इसको, या किस तरीके से हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए, या किस तरीके से हमको इसको देखना चाहिए। ठीक है बात यहाँ तक, राइट। तो अब हम लोग जो है जो बात कर रहे हैं पिछले 4-5 घंटे से, वो हम लोग इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि योग कैसा होना चाहिए, कैसी इसकी प्रणाली होनी चाहिए, कैसा इसका सिस्टम होना चाहिए, ये आपको क्या दे सकता है, राइट। इसके लिए क्या क्या गलतफहमियां हैं, क्या क्या मायोपिक विजन है इसके लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए थे, यूनिट 2.1 का आधा हम लोगों ने कर लिया था, बल्कि आधे से ज़्यादा ही कर लिया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने किया था कि व्हाट आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ योग, नंबर 1। तो वी हैड क्लासिफाइड दैट टॉपिक इनटू 2, पब्लिश्ड स्क्रिप्चर एंड अनपब्लिश्ड। Number of published scriptures are 33 scriptures, and unpublished are 13. We have been discussing with the published scriptures only, right? Then we had also discussed about the canonical scripture, कसौटी, right? जिनसे टच करके हर चीज को देखा जाएगा, ठीक है नहीं? वो 2 हैं, कौन कौन से? वो योग सूत्र और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, राइट। कन्वर्सेशन बिटवीन श्री कृष्ण जी एंड अर्जुन जी, यानी ड्यूरिंग दी कुरुक्षेत्र युद्ध, राइट। ये 2 स्क्रिप्चर्स हमारे पास जो हैं वो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं। इन 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया है कि उसके अंदर योग को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, आपको जो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको, या किसी भी कहीं पे भी कभी भी आप लोगों की एक लंबी एज पढ़ी है सब लोगों की, तो हमेशा जो है वो किसी भी चीज़ को, नए को सीखना है आपको, तो उसके कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हर काम के प्रिंसिपल होते हैं। अभी हम लोग आएंगे उस पर भी, तो हर काम के प्रिंसिपल्स होते हैं। नई चीज़ के सीखने के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये है कि आपको जो भी पीछे चीज़ बताई गई है, अब आगे जो भी बताई जाए उसको पीछे वाली से क्रॉस चेक करते चलिए। मीन्स कंट्राडिक्शन में तो नहीं है कहीं, या उसके
मीन्स कोऑर्डिनेशन में चल रही है, इन टेंडम विद द प्रीवियस लर्निंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने बात करी मायोपिक विजन में, तो मायोपिक विजन में हमने बात करी कि मोर देन जो है वो 99% ऐसा माना जाता है कि योग जो है वो आसन है, प्राणायाम है, क्रिया है, मुद्रा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि रेस्ट ऑफ द योग इज समथिंग एल्स, राइट। आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, अगर यही योग होता तो इसको जो है वो महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया होता कि योग है क्या, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे की लर्निंग जो भी हुई है हमारी, उससे आप चेक करते चलिए आगे जितनी भी लर्निंग चले आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी ये चल रही है कि योग को उन्होंने महर्षि पतंजलि ने डिफाइन किया। आपको कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो? क्या वो ये कह रहे हैं कि योग जो है वो आसन है? क्या वो ये कह रहे हैं कि योग जो है वो प्राणायाम, क्रिया, बंधा, मुद्रा का कॉम्बिनेशन है? क्या वो ये कह रहे हैं? नहीं, वो ये सब कुछ कही नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि पीछे वाली जो हमारी लर्निंग थी और यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि की जो डेफिनेशन आई है, ये दोनों जो है वो इन टेंडम है। इन टेंडम कहते हैं कि वो एक सी चलती चली आ रही है। हाँ, अंदाज अलग अलग होंगे, शब्द अलग अलग होंगे, उसका समझाने का तरीका अलग अलग होगा। पहले हम लोगों ने किसी और अंदाज में समझने की कोशिश की है, यहाँ पर आए तो डेफिनेशन जो है वो हमको यहाँ दिखाई दी, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ अलग तरीके से समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे इसको। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे आपके? ओके, फाइन। अभी देखिए महर्षि पतंजलि ने, हम लोगों ने पीछे तक जो डिस्कशन किया था वो ये किया था कि महर्षि पतंजलि ने डिफाइन किया है योगश, बोले आगे, चित्त वृत्ति निरोधः, राइट। योग क्या है? चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम, राइट। महर्षि पतंजलि के जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी सेंटेंसेस हैं, वो बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं, राइट। लेकिन एक एक वर्ड मीन्स ये 4 वर्ड से मिल करके बना हुआ है ना, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, 4 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। हर वर्ड अपने आप में बिल्कुल माउंटेन की तरह खड़ा हुआ है। अडिग 2500 साल पहले लिखा था उन्होंने, आज भी एप्लीकेबल है। 1000 साल बाद, 2000 साल, 2500 साल, अभी 2500 साल हो गए, राइट। आगे भी जब तक दुनिया चलेगी ये ऐसे ही अडिग रहेंगे। ये वर्ड्स अडिग रहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाएंगी। जैसे जैसे ज़माने की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ये वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में, लेकिन उस वक्त मीन्स पूरे होते जाएंगे। मीन्स इनका एप्लीकेबिलिटी जो है वो पूरी होती चली जाएगी वक्त के साथ साथ। चाहे वर्ड जो है, दुनिया जो है वो आपकी कैसी भी चेंज हो जाए ऑल टुगेदर, उसकी चाहे रिक्वायरमेंट्स कैसी भी चेंज हो जाए, लेकिन इसकी जो ज़रूरत होगी, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी, वो पूरी की पूरी जो है वो हर ज़माने के लिहाज से, हर ज़माने की ज़रूरत के लिहाज से जो है वो पूरी होती रहेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था, 4 वर्ड्स हैं बस खाली। योग, चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम को कहते हैं, सिंपल सा, राइट। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वृत्ति। व्हाट इज वृत्ति? This word vritti is derived from the word vritta, that is circle, right? इसको इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलिटरेट करके लिखेंगे वृत्त को, तो VRIT, right? वृत्त, वृत्त is a circle, means anything which moves into circular, नहीं, कोई भी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की खासियत क्या होती है? जो परफेक्ट सर्कल होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, राइट। महर्षि पतंजलि आपको कह रहे हैं कि आपके चित्त के अंदर, चित्त क्या होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे, आपके चित्त के अंदर किसी भी तरीके का सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए। मीन्स जहां से आप शुरू करें वहीं पे आप खत्म कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीन्स लगातार स्ट्रेट आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है, राइट। पिछली बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि वृत्ति में जीवन जो है वो कौन गुजारता है? जानवर गुजारते हैं, राइट। 7000 साल से, 10,000 साल से, 12,000 साल से, जितने 1000 साल की भी आप हिस्ट्री देखें जानवरों में, जो
5000 साल पहले फॉर एग्जाम्पल मुर्गी थी, वही 5000 साल बाद आज भी वो ऐसी ही की ऐसी मुर्गी है। हाँ, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उसका साइज और स्ट्रक्चर मीन्स अलग अलग होगा, तो वो वैसा ही स्ट्रक्चर तब भी होगा, वैसे ही स्ट्रक्चर आज भी है, वैसे ही खाना उसका तब भी था, वैसे ही खाना आज भी है। ऐसा नहीं है कि 11000 साल पहले शेर जो है वो सेब खाया करता था, केले खाता था, आज वो मांस खाने लग गया। ऐसा नहीं है कि 13000 साल पहले बकरी जो है वो मांस खाती थी, आज की डेट में जो है वो अब वो घास खाने लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वैसी की वैसी है। उन्होंने अपने जीवन में जर्रा बराबर जिसको कहते हैं कण बराबर, एटम बराबर भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। क्या इंसानों का हाल भी ऐसे ही है? तो हम लोगों ने बात करी थी कि इंसानों का हाल ऐसा नहीं है, राइट। अभी कोरोना पीरियड से और आज तक हम लोगों ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट अपने जीवन में कर लिए, राइट। ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग जाना नहीं करते थे, ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग जाना नहीं करते थे, उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट कर लिया और उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ, अनएक्सपेक्टेड बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया। इंसान जो है वो अकेला, मैं अभी इसको जानवर ही बोल रहा हूँ बस, राइट। इंसान एक अकेला जानवर है, या एक अकेली स्पीशी है इस दुनिया में जो लगातार इंप्रूवमेंट करती रहती है एज ए होल। अगर नहीं कर रही होती तो 10,000 साल पहले हम और आप गुफाओं में रहते थे, हमारे पूर्वज, तो आज भी हम और आप गुफाओं में ही रह रहे होते, जो कि केस ऐसा है नहीं। हम गुफाओं में नहीं रहते, हम लोगों ने डेवलप करते करते जो है वो स्काई स्क्रैपर्स हम लोगों ने बना लिए। स्काई स्क्रैपर समझते हैं? 35 मंजिला बिल्डिंग है ना, 50 मंजिला बिल्डिंग, हम लोगों ने जो है वो स्काई स्क्रैपर्स, आसमान को छूने वाली बिल्डिंगें जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। हम इंसानों ने कर, दुनिया के सारे काम इंसान करते हैं, ये भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन में लेकर के आए थे। ये सारे हमारे जो है वो आपके डिस्कशन है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंसान ऐसा करता है, 10,000 साल से यहाँ तक स्काई स्क्रैपर्स करने लग गया, गुफा से स्काई स्क्रैपर्स तक आ गया, लेकिन ये तो हम एज ए होल ह्यूमन स्पीशी की बात कर रहे हैं। योग जो है वो आपको एज ए होल ह्यूमन स्पीशी के बारे में भी बात करता है और आप इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। हम लोगों ने बात करी थी ना वहाँ पे एक बार कि एज ए होल भी बात करता है, एज ए सोसाइटी भी बात करता है आपसे, और एज एन इंडिविजुअल भी बात करता है, राइट। एज एन इंडिविजुअल हमको और आपको देखना होता है अपने जीवन में, क्या हमारा आपकी जिंदगी जो है, जीवन जो है रोजाना की जो गुजार रहे हैं हम, वो कहीं हमारा वृत्ति में तो नहीं गुजर रहा? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम सुबह सोए थे वैसे ही हम रात में भी सो गए। अगर हम सो गए तो इसका मतलब है हमने वो दिन हमने जो है वो जानवर की श्रेणी में गुजार दिया, राइट। ऐसे ही आपने 2 दिन गुजार लिए, ऐसे ही आपने 1 साल गुजार लिया, ऐसे ही आपने 10 साल गुजार लिया, तो इसको कहते हैं ना जीवन इसका तो बर्बाद हो गया। क्योंकि इंसान की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसी जानवर का जीवन बर्बाद नहीं होता, किसी का भी नहीं बर्बाद होता, राइट। वृत्तियों में हजारों साल से हैं, किसी का जीवन बर्बाद नहीं होता, लेकिन इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद हो जाता है बताओ जरा आप लोग। जी, डिप्रेशन। सर वो सोचता है, सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन करता है एक दूसरे से, तो उसे लगता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, है ना। समाज आगे चला जाता है, डेवलप कर जाता है। नहीं, जिस किसी ने ऑनलाइन टीचिंग नहीं सीखी होगी तो उसकी नौकरी भी चली गई होगी, राइट। मीन्स बर्बादी के कगार पे भी हो गया होगा, फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनालिटी पे पड़ा होगा कि वो डिप्रेशन में भी हो गया होगा, वो डिप्रेशन में हो गया होगा, वो एंजाइटी में हो गया होगा, वो स्ट्रेस में हो गया होगा, हो सकता है पता नहीं कितनों ने सुसाइड की कोशिश भी कर ली, राइट। मीन्स जिसको हम लोग जीवन बर्बाद कह रहे हैं, तो फिर उसके ये इम्प्लीकेशंस हैं, उसके ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर ये सब कुछ किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी अंदाज में ये सारी चीजें हुई होंगी, राइट। तो इंसान एक अकेला ऐसा है जो वृत्ति में अगर जीवन उसने गुजारा तो वो हमेशा डिप्रेस रहेगा, हमेशा नेगेटिव सोच का रहेगा, हमेशा मीन्स नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी होगा, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग,
और जिस टीम में किसी प्लेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उसको 2-4 मैचेस 10 मैचेस, राइट, इससे बहस नहीं है कि वो प्लेयर कितने बड़े नाम का है। मीन्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। कई बार मीडिया में ऐसा आने लगता है कि साहब क्या विराट कोहली खत्म हो गए, क्या इनको बाहर निकाला देना चाहिए। मीन्स दुनिया को काम चाहिए, दुनिया को काम चाहिए। काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होगा, राइट। और काम कब होगा? काम तब होगा जब आप लगातार डेवलप कर रहे होंगे। अच्छा, जब आप लगातार डेवलप कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर वृत्तियों को रोक रखा है, राइट और रॉन्ग? आप लगातार डेवलप कर रहे होंगे तो आपने वृत्तियों को रोक रखा है। इसका मतलब महर्षि पतंजलि, अब ये हमेशा ऐसा होगा क्या? 10,000 साल बाद भी यही बात होगी इंसानों की दुनिया में? 10,000 साल बाद भी यही होगी। 1,00,000 साल बाद भी दुनिया होगी तो इंसानों के जीवन में यही हो रहा होगा, इजंट इट? राइट। इसका मतलब वही मैं कह रहा हूं आपसे, चाहे 1,00,000 साल और हो जाए, 10,00,000 साल और हो जाए, आई डोंट नो, या आपको भी नहीं पता दुनिया कितनी रहेगी, लेकिन जितनी भी रहेगी महर्षि पतंजलि की योग की ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट, अपने जमाने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, उसके एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है कल के बच्चे वो एग्जाम्पल ना लें। आपके सामने जो ऑडियंस आए, आपके सामने जो स्टूडेंट्स आए, हो सकता है आप उनसे वो एग्जाम्पल्स ना लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ कि ये गुफा ऐसी होती है, जानवर ऐसा होता है, मीन्स बात में कहीं ले आएंगे आप, राइट। लेकिन उस वक्त दुनिया मीन्स और बहुत आगे बढ़ गई होगी, एग्जाम्पल्स बहुत चेंज हो गए होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है वो करंट एग्जाम्पल्स ही देने होंगे। हम लोग आज के ज़माने के लिहाज से अपने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो मुझे भी समझ में आए और आपको भी समझ में आ जाए। आप अपनी ऑडियंस से जब बात कर रहे होंगे अब से 25 साल के बाद, तो आप अपने ज़माने के लिहाज से एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स चाहे कैसे भी दे लो, ज़माना चाहे कैसा भी हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स चाहे कैसी भी चेंज हो जाए, ये डेफिनेशन अपने आप में बिल्कुल अडिग पहाड़ की तरह ऐसे ही खड़ी रहेगी। ये बात समझ पा रहे हैं, राइट? ओके, तो हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी कि वृत्ति में इंसान को नहीं अपना जीवन गुजारना है, और जीवन नहीं गुजारना है का मतलब ये होता है कि आपको एक एक दिन करके अपने जीवन को समोना होता है, मीन्स उसको गैदर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज का जीवन तो आप गुजार दो तफरी में और कल देखा जाएगा। अच्छा, तो फिर कल भी ऐसे ही अप्रोच रहती है। साइकोलॉजिकल स्टडीज, बहुत सी साइकोलॉजिकल बड़ी एडवांस स्टडीज ये कहती हैं कि इंसान जो है वो मीन्स एक दिन जो सोचता है तो वो उसके 70% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अगले दिन भी वही चीज़ सोचता है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत तरमीम कर लेता है, तरमीम कहते हैं मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत कुछ बदल लेता है, लेकिन सोचता वो उसी बिंदु के ऊपर। तीसरे दिन भी वो यही सोचता है। अच्छा, फिर वही स्टडीज ये कहती हैं कि अगर उसने 40 दिन ऐसे सोच लिया तो वो उसके मीन्स एक क्या कहेंगे, उसके अंदर एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन होने लगा है उस पॉइंट को लेकर के, उस बिंदु को लेकर जो लगातार 40 दिन से सोच रहा था। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब हाँ, मतलब अब वो उसके लिए कुछ काम करने लग सकता है, उसके लिए अग्रसर हो जाएगा, कुछ काम करेगा, कुछ सोचेगा, कुछ मतलब कुछ फिजिकली करने की कोशिश करेगा उसको, चाहे बहुत ही रफ लेवल पे करेगा, लेकिन उसको करना शुरू करेगा, कुछ करेगा उसके लिए, राइट। इसलिए महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि आज का दिन जो आपका अपना आज का दिन है, इसको पकड़ो। हम लोगों ने इससे पहले एक और बात करी थी, ये तो दूसरा सूत्र है। इससे पहला वाला सूत्र क्या था? अथा योग अनुशासनम, पीछे क्लास में किया था। अथा योग अनुशासन, लिख लीजिए आप इसको, वो आएगा नहीं, आप इसको लिख लीजिए। हम लोगों ने जब लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे पीछे स्लाइड्स में कहीं, तो हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मीन्स हर चीज़ दुनिया की रिलेटिव है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। हम हर बात को, कोई भी बात होगी, हम उसको समझ ही तब सकते हैं जब वो किसी ना किसी रिलेशन में कही जाए। अगर बिना रिलेशन की वो बात कही जाएगी, उसके लिए एग्जाम्पल लिया था, ये हाथ बड़ा है या छोटा है, अगर बिना रिलेशन के बताया जाएगा तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि इंसान की अकल सिर्फ रिलेटिव चीज़ों को समझ पाती है, ये एब्सोल्यूट चीज़ को समझ ही नहीं पाई। ठीक है, राइट। अभी यहाँ पर देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसकी रिलेटिविटी आपको सामने दी जाती है तब आप समझ पाते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था पीछे, याद होगा आप लोगों को। और बहुत सी बार ऐसा होता है जैसे मीन्स उसकी रिलेटिविटी सामने नहीं होती, दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो मीन्स बात समझ रहे होते हैं दोनों। जैसे मैंने अपनी बात करी थी कि मैं वाइफ के साथ जाऊँ तो वो कहें कि ये कब बड़ा है या छोटा है, तो अब वो रिलेटिविटी वहाँ नहीं बयान हो रही है, कुछ नहीं डिस्कस हो रहा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ डिस्कस हो रही है। वो चीज़ मुझे मालूम है, वो चीज़ उनको भी पता है, किस रिलेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, उस रिलेशन में हम लोग उस चीज़ को अपनी कन्वर्सेशन आगे ले जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पर आपको रिलेटिविटी नहीं बताई गई है। अथा योग अनुशासन के टू रूल ओवर ईच एंड एवरी एटम। सवाल ये कौन सा एटम? ये फिजिकल एटम, धूल का एटम, केमिस्ट्री का एटम, कौन सा एटम? राइट। रिलेटिविटी तो बता ही नहीं गई आपको, तो आप सवाल खड़ा कर सकते हो कोई भी नहीं, सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, इसकी हिडन रिलेटिविटी, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बनी है अपने एटम से ही बनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज ऐसे होल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो है नहीं ना कि ये क्लास इस वक्त कंडक्ट हो रही है तो ये क्लास बस एकदम से हो गई अपने आप, क्या ऐसा है? नहीं, इसके लिए आपने बड़ी बारीकी से अपने घर से तैयारी करते चले आ रहे हैं, और आज से भी तैयारी कर रहे हैं, कल से तैयारी कर रहे हैं, तब से तैयारी कर रहे हैं जब से आपने मैसेज पढ़ा, यानी कि जब से आपने तैयारी शुरू करी उससे पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। अब वो हर सेकंड आज के 10 बजे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सब रिलेट किए, बहुत से काम आपने आगे किए, बहुत से काम आपने पीछे किए, राइट। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि हर काम का अपना एक एटम होता है, हर काम का वो छोटा 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 करके ही बनेगा ना सारा। कोई भी काम आपका है, जो भी काम आपका है, वो सारे काम जितने भी हैं वो सब अपने स्मॉलेस्ट पार्ट से बने हुए हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एटम, राइट। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी XYZ, उसका सबसे छोटा पार्ट आप बिल्कुल सही करिए, उसका सबसे छोटा पार्ट सबसे अच्छा करिए, फिर अच्छा करिए, फिर अच्छा करिए, ग्रॉस जो एक्टिविटी होगी वो अपने आप में अच्छी हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट। वही वो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, अथा योग अनुशासन। चलो अब अनुशासन, अब योग के बारे में बात करते हैं जो कि अनुशासन है, डिसिप्लिन नहीं। अच्छा, अब वो डिसिप्लिन में आप उसको ले आओ तो है तो डिसिप्लिन जैसे ही कुछ, भाई बड़े डिसिप्लिन्ड वे में आपको हर एटम को कंट्रोल करना होगा, लेकिन वो असल में डिसिप्लिन है नहीं है। वर्ड डिसिप्लिन जिस मायने में इस्तेमाल होता है उस मायने का अनुशासन जो है वो उससे बहुत बड़ा शब्द है, इसको मतलब ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता किसी और लैंग्वेज में, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अनुशासन को अनुशासन ही लिखा हुआ, राइट। तो अनुशासन है योग, और फिर वो कैसा अनुशासन है, शुरू कहाँ से होगा? तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि फौरन उसके बाद जो है वो ले आए कि आपकी चित्त के अंदर जो अगर वृत्ति की रोकथाम आप कर रहे हो तो वो योग कहलाता है। अभी हम लोगों ने चित्त के बारे में बात नहीं की, ठीक है नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हो गई बिल्कुल? ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए चित्त के बारे में हम लोगों ने बार बार मैं कह रहा था कि हम लोग नहीं समझ सकते चित्त को जब तक कि हम ये ना समझ लें कि इंसान का जो एग्जिस्टेंस है मीन्स या इसका जो कंपोजिशन है इंसान का, वो किन चीजों से बना हुआ है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं आपसे कि किन चीजों से बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, वो प्रोटीन से बना है, वो आयरन से बना है, वो ब्लड से बना है, वो इतने सिस्टम से बना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, राइट। ओवरऑल एग्जिस्टेंस इंसान का जो है वो किन चीजों से बना है, तो उसको जो है वो नाम दिया गया है 3 पार्ट होल। यहां पे दिया हुआ है ना, ये 3 पार्ट होल। 3 पार्ट होल, होल तो मैं पूरा इस वक्त मौजूद आपके सामने, आप सब होल, ऐसे होल बैठे ना हम लोग, राइट, ऐसे होल, लेकिन आपके ये 3 पार्ट, अब वो 3 पार्ट कौन कौन से? तो आप हर इंसान जो है वो 3 पार्ट में बना हुआ है, और वो 3 पार्ट में फिर वो होल कंप्लीट हुआ है। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है?
इसको लिख लीजिए आप 3 पार्ट होल को जरा अपनी भाषा में जल्दी से, बिना पैर हिलाए। ठीक है, आगे बढ़े भाई। सर मैं जो चित्र है वो ये कह रहा है कि जो बॉडी ह्यूमन बॉडी है वो 3 पार्ट ऑफ होल से बनी है। चित्त नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम चित्त को समझ नहीं सकते जब तक कि हम अपने 3 पार्ट होल को ना समझ लें। हम किन 3 चीजों से मिलके बने एज ए होल? चित्त आप खुद हैं, लेकिन कैसे खुद हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सर आपने एनाटॉमी में जो बताया था कि मतलब ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 5 चीजों से बनी होती है। ह्यूमन शरीर के बारे में बात करेंगे, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। आपका एग्जिस्टेंस क्या आपका शरीर है? नहीं। अगर आपका शरीर आपका एग्जिस्टेंस है तो आप कहते हो कि मैं क्लास आया, है ना? कभी भी किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में, मानव इतिहास में कभी भी क्या ये कहा गया कि मेरा शरीर क्लास आया? वर्ड्स होते हैं, हमको हम लोग एवं ही बोल देते हैं। देखिए, वर्ड्स आपके सर्वाइवल का सीक्रेट है। मैं आपको पीछे क्लासेस में कहीं ना कहीं ये कह चुका हूँ, वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोला करें। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया, राइट? आप बोलते हैं ना कि मैंने खाना खाया। कभी आपने बोला है कि मेरे पेट ने खाना खाया, मेरे दांतों ने खाना खाया, मेरे शरीर ने खाना खाया? कभी बोला आपने ऐसा? कभी नहीं बोला। इसका मतलब आपका शरीर कुछ और है और आप कुछ और हो। एग्जिस्टेंस, ओवरऑल एग्जिस्टेंस, वही तो अभी हम लोग बात करेंगे ना उसकी। मतलब कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी चीज को परस्यू करने के लिए? क्या चीज़? कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी चीज को पूरा करने के लिए, वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। तो हमारा ओवरऑल एग्जिस्टेंस, ओवरऑल सर्वाइवल हमारा, वो सिर्फ बॉडी नहीं है, राइट? उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बॉडी इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बॉडी इज वन ऑफ द पार्ट्स। 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो आपकी बॉडी भी है। अगर बॉडी नहीं होगी तो आप भी नहीं है। लेकिन ये समझना कि सिर्फ ये बॉडी बैठी है तो ये ललित बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं, राइट? उसको ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट? 3 पार्ट होल में सबसे पहला, अच्छा, अब ये जब मैं पहला कहता हूं ना, या दूसरा कहूंगा या तीसरा कहूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस वाइज कह रहा हूं मैं आपसे। ये हमारी लैंग्वेज की शॉर्टनेस है, समझ लेना। कोई ये कहे आपसे कि मस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या इसका मतलब ये हुआ स्केलेटल सिस्टम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट? क्या इसका मतलब ये हुआ? नहीं। वो किसी रिलेशन में बात कर रहा होगा तो उस वक्त उसने कहा कि मस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंडोक्राइन सिस्टम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हो सकता है जिस रिलेशन में बात चल रही हो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम मस्कुलर सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जिस रिलेशन में बात चल रही, ठीक है नहीं? राइट। तो यहां पर हम लोग 1 2 3 ऐसे करके लेके आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर? राइट। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं ये लैंग्वेज का फॉल्ट है, और इसी फॉल्ट के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, इसी फॉल्ट के साथ हम लोग चीज़ों को समझते भी हैं। हम कह रहे हैं ना, जैसे हमारी ये लैंग्वेज का फॉल्ट है, हमारी सोसाइटी की पीछे से लर्निंग का फॉल्ट है कि पहला जब बोला तो मतलब विनर, पहला बोला तो विनर, विनर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब यहां बोला पहला शरीर तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं। स्पोर्ट्स में विनर, स्पोर्ट्स में पहली प्लेस, वो एक, अब वो रिलेशन चेंज हो गया ना वहाँ पे, तो वो एक अलग इंपॉर्टेंस की बात हो गई। यहाँ पर जो है वो अलग इंपॉर्टेंस की बात है। हम लोग यहाँ 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तीनों पार्ट्स अपने आप में पूरी तरीके से, मीन्स ऐसा नहीं कह सकता कोई भी कि कौन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? ओके। सबसे पहला हमारा शरीर, शरीर को हम समझते हैं, राइट? जिसके बारे में हमने एनाटॉमी पढ़ी, जिसकी हमने फिजियोलॉजी पढ़ी, वो पूरा का पूरा टोटल जो सामने बैठा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, चलता फिरता, उठता बैठता, ये हमारा आपका शरीर है, राइट? दूसरा कंपोनेंट, राइट? इसको ये भी मत समझ लीजिएगा कि इसको मैंने सबसे नीचे कहीं लिखा हुआ है अगर तो ये सबसे नीचे हो गई चीज, नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझाने का तरीका है, मेरी स्लाइड बनाने का तरीका है। आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं,
हो सकता है 10 साल के बाद आप मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझा रहे हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपने स्लाइड्स तैयार की हुई हो, मे बी, राइट। मैंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से किया, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से करो। ओके, दूसरा कंपोनेंट है आपका जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा, रूह। अब वो लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो है वो उसके शब्द होंगे, लेकिन वो बात कोई एक ही बात हो रही हो, जैसे पानी, जल, वाटर, मई, नीर, कहते रहो आप तरह तरह से, ठीक है नहीं, बात किसी एक ही कंपोजिशन की हो रही है। तो इसी तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं, एक चीज है हमारे पास आत्मा, ठीक है। एक तो हमारे पास शरीर है, एक कंपोनेंट, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ 3 पार्ट, एक हमारे पास आत्मा है। शरीर हम समझ सकते हैं सब, ठीक है नहीं, इसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। आत्मा पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आत्मा जो है वो मीन्स ये एक करंट है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपका दिमाग बहुत चाहिए अब। ये योग जो है दिमाग फाड़ देता है। ये योग वैसा योग नहीं है जैसा योग मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और तब भी दिमाग में जगह खाली रह जाती है, राइट। ये वो योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो महर्षि पतंजलि ने बयान किया है, राइट, जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बयान किया है, और जो दिमाग फाड़ के रख देता है। तो वो दिमाग फटने वाली स्थिति अब हमारी आपकी है इस वक्त। ये डायनामाइट है ये स्लाइड, ठीक है नहीं, इसको थोड़ा और से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आत्मा जो है वो एक करंट है। ये करंट आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आपकी बॉडी चल रही है। अभी सेंटेंस में गौर करते चलिएगा, आपके समाज में जो सेंटेंस चलते हैं सोसाइटी में, इसकी आत्मा निकल गई, अच्छा, करंट खत्म हो जाता है ना बॉडी में, राइट। ये आत्मा ऐसा ही करंट है जैसा ये बिजली का करंट ये आ रहा है आपके इसमें, राइट। वहां से आया, वो एक ही तार से आया, जैसे ही वो घर के अंदर आया तो फौरन उसके तार अलग अलग हो गए, बाइफर्केशन हो गया, उसकी ब्रांचेस हो गई। अब वो जिस इक्विपमेंट में जा रहा है, वो तार जिस इक्विपमेंट में जा रहा है, वो इक्विपमेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वैसे काम कर रहा है। करंट तो सेम है, राइट। वो एसी में गया तो ठंडा है, तो ठंडा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसके पोटेंशियलिटी, उसकी उस इक्विपमेंट की पोटेंशियलिटी ठंडा प्रोड्यूस करना है। वही सेम करंट हीटर में गया तो गर्म हो गया, उसका आउटपुट गर्म है। कहीं न्यूट्रल है, कहीं कुछ नहीं है, हवा है, जिसको हवा फेंक रहा है, पंखा जिसको हम बोलते हैं, एग्जॉस्ट आप कह लीजिए, कुछ भी कहिए आप उसको, ऐसे ही है ना, राइट। यानी कि आपके घर में वो बिजली का तार जो आ रहा था वो तो न्यूट्रल था ना, उसके अंदर तो ना कूलर था, उसके अंदर ना तो हीटर था, उसके अंदर ना तो हवा थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर तो क्या था, करंट था। अच्छा, और वो करंट न्यूट्रल था भाई, सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ उसको किसी भी जिस इक्विपमेंट में लगाओगे वो इक्विपमेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आउटपुट देगा आपको। क्या उस करंट के अंदर जो है वो मींस क्या वो करंट टोस्टर था, मींस जिसमें आप ब्रेड डालते हो तो वो सिक कर बाहर निकल आती है, क्या वो करंट वो था? नहीं, वो थोड़ी था, वो तो इक्विपमेंट को पीछे से सप्लाई दी तो वो काम ऐसे किया जैसा जिस चीज के लिए वो बना था। राइट और रॉन्ग? यहां तक बात क्लियर है? राइट। हम लोग बहुत आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बातें कहीं गड़बड़ हो जाएंगी, कहीं मैं कोशिश पूरी करूंगा, अपना पूरा अनुभव तजुर्बा आपके सामने इस्तेमाल करूंगा कि गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, हो सकता है, राइट। जब आदमी एक एक, दो दो, चार चार करके बैठे होते हैं तो समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा तादाद हो जाती है 4-5 से, तो फिर समझाएगा तो उसी अंदाज में, लेकिन फिर कई लोग बैठे होते हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बस कि कहीं डेविएशन आ सकता है, इसलिए आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहिए, राइट। तो जिस तरीके से करंट जो है वो एक न्यूट्रल है, और जब अपने अपने इक्विपमेंट में जाता है तो वो इक्विपमेंट अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक और पोटेंशियलिटी के हिसाब से आउटपुट देना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो करंट अगर वो जो अंदर आ रहा था
वो अगर तार काट दिया जाए, बिल नहीं जमा हुआ है, कनेक्टिविटी काट दी गई, तो पूरे घर में अंधेरा। ऐसे ही राइट। द सेम इज ट्रू विद दिस आत्मा, विद दिस रूह, विद दिस स्पिरिट। सेम वो आ रही है, कहीं से भी आ रही है। बहुत सी चीजें इनविजिबल है, मौजूद हैं लेकिन इनविजिबल है, मौजूद है लेकिन इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। लाइक हवा, आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है नहीं? लाइक लाइट, राइट? ये लाइट जो है वो उसका आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये लाइट जिन चीजों से बनी है, किससे बनी है? ये फोटॉन से बनी है, फोटॉन से बनी। फोटॉन्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो बहुत सी चीजें दुनिया में, अभी और भी बातें कर सकते हैं हम लोग को टॉपिक वो नहीं है, राइट? द सेम करंट, दैट वन, आत्मा इनविजिबल, वो आ रही है, आई और अपने घर में उसका कनेक्टिविटी बनी। ये घर है उसका, अच्छा ये सबके घर, उसके घर है अपने अपने, सबके अलग अलग, राइट? जैसे ही वो कनेक्टिविटी मेरी बॉडी से बनी उसकी, तो फौरन हर ऑर्गन, हर इक्विपमेंट मेरा और आपका, राइट, अपने अपने आउटपुट देने के लिहाज से जगमगा उठा। जैसे ही कनेक्टिविटी आई, आंखों ने फौरन देखना शुरू कर दिया, आंखों का काम देखने का है, दिमाग ने फौरन सोचना शुरू कर दिया, दिल ने फौरन, जिसको हम बोलते हैं, धड़कना शुरू कर दिया। राइट और रॉन्ग? मस्कुलर सिस्टम के अंदर फौरन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, जिसको हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? वो सारे मैकेनिज्म शुरू हो गए, राइट? जैसे ही ये करंट कटेगा, तो जैसे घर अंधा हो गया था, अंधकार में चला गया था, ऐसे ये शरीर भी अंधकार में चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है। राइट और रॉन्ग? राइट? देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मीन्स जब दिखाई ना दें, वो कहीं स्पेस ना घेरें, जिसको आप छू ना पाएं, तो आप उसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाई तो दे नहीं रही, आप छू पा नहीं रहे। फोटोन है, अभी मैंने पकड़ा है तो फोटोन भी पकड़ा साथ में ना, नहीं पकड़ा? फोटोन भी पकड़ा, फोटोन है, फोटोन पकड़ा, एटम भी पकड़ा मैंने। अच्छा धूल का कण पकड़ा क्या मैंने? धूल का एटम पकड़ा कोई? अभी अगर ऐसे पकड़ा तो हाँ पकड़ा मैंने, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है तो ना मौजूद। साइंस ने यहाँ तक आपको आपकी मीन्स आंखों को बहुत हैवी माइक्रोस्कोप से अब आपको ये दिखा दिया कि हाँ एटम होते हैं। अब आपने ऐसे पकड़ लिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आपको किसी एग्जाम्पल से समझाना होगा कि कैसे पकड़ लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अभी दही नहीं हुआ ना? सही चल रहा है? इंटरेस्टिंग है, राइट? नहीं आगे भी नहीं होगा, मैं इसकी केयर करूंगा कि दही ना हो, राइट? इसी तरीके से ये आत्मा जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जो बिजली का करंट कैसे आता है और कैसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स जगमगा उठते हैं, वो कैसे लाइट कट जाती है या करंट चला जाता है, तो कैसे वो घर अंधकार में चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है। नहीं, द सेम एग्जाम्पल इज विद अवर आत्मा कनेक्टेड विद अवर बॉडी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। अभी देखिए आत्मा के बारे में इंडियन कल्चर में या रूह के बारे में इंडियन कल्चर में क्या क्या कहा गया है। योगिक शास्त्रों के अंदर, योगिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, वो सारे स्क्रिप्चर्स जो हम लोगों ने 33 स्क्रिप्चर्स लिए थे, वो सारे स्क्रिप्चर्स, राइट? तो हम लोग अभी तो सबसे पहली बात तो हमारी ये समझ में आ गई कि ये ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आया हुआ एक करंट है जो कि दिखाई दे नहीं रहा, राइट? उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है, बस आउटपुट रिजल्ट दिखाई देता है उसका कि हाँ भाई ये जिंदा है, ये नहीं जिंदा है, राइट? फिर आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंखों के रिलेशन में, तो हमको ये दिखाई देती है कि आंखें अभी जगमग हो रही हैं, अभी नहीं हो रही, खत्म हो गई, अंधकार में चली गई, राइट? तो ये परमेश्वर की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, रब की तरफ से, अब आप नाम डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लेकर चले जाओ, ठीक है नहीं, की तरफ से आया हुआ ये करंट है। इसके बारे में जो है वो भगवत गीता के अंदर कहा गया, राइट?
भगवद गीता के अंदर जो है वो आत्मा के बारे में कहा गया कि ये स्थाणु है। स्थाणु का मतलब होता है अनऑल्टरेबल, जैसी है वैसी है। अनऑल्टरेबल मतलब जैसे आप कहते हो ना, ये पैंट लेके आया हूं मैं, ये शर्ट लेके आया हूं दर्जी के पास, इसको ऑल्टर कर दो जरा। क्या ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ऑल्टर मतलब हाँ, मतलब कुछ चेंज कर दो, काट छांट कर दो, बढ़ा दो, कुछ कर दो, इसकी सेटिंग कर लो, इसकी फिटिंग कर लो। मेरे रिलेशन में हर चीज रिलेटिव है, यानी यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल राइट। स्थाणु है, अनऑल्टरेबल है। आप वो कपड़ा ले गए थे, वो उसने कहा कि नहीं साहब ये तो स्थाणु है, ये नहीं हो सकता, सॉरी। कहीं ले जाओ, कटेगा ही नहीं, सिलेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, ये ऑल्टर नहीं हो सकता। ठीक है? तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी आत्मा को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि ये स्थाणु जैसी है ये वैसी ही है, आप इसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। सॉरी, यहां तक समझ में आई बात? दूसरी बात, हमेशा से सुखी है और हमेशा खुश है। अच्छा, जब ये बात बोली गई कि ये हमेशा से सुखी है, हमेशा से आनंद में है, हमेशा से खुश है, जब ये बात आई तो इसका मतलब है कि ना तो आप इसको खुश कर सकते हैं, ना आप इस आत्मा को दुखी कर सकते हैं। स्थाणु है ये। यहां तक बात समझा पा रहा हूं मैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, वो एक प्रिंसिपल है लर्निंग का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यानी आगे की जितनी भी आती जाए उनको पीछे की से रीचेक करते जाइए कि क्या अगर कंट्रडिक्शन में है तो इसका मतलब है या तो वो बात गड़बड़ थी या ये बात गड़बड़ है। और अगर दोनों में गड़बड़ नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो या मैं नहीं समझा पा रहा हूं उस बात को। कंट्रडिक्शन कहीं नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका ऐसा आ गया है कि जिससे हम दोनों के बीच में कन्फर्मिटी नहीं बन पा रही, तो कहीं और चल के पूछेंगे। ठीक है नहीं? और हो सकता है सच में मीन्स कंट्रडिक्शन। तो अभी क्या कहा गया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थाणु है, ये हमारी प्रीवियस लर्निंग थी। ठीक है नहीं? आगे की लर्निंग हमारी है कि आत्मा हमेशा से खुश है, हमेशा से सुखी है। यानी कि आप इसको और ज्यादा खुश नहीं कर सकते, हमेशा से खुश हो, और ज्यादा खुश नहीं कर सकते, और ज्यादा कुछ दुखी नहीं कर सकते उसको। स्थाणु है, स्थाणु हुई ना, अनऑल्टरेबल, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। राइट, एक एक करके लेंगे, समझ पड़िएगा एक साथ। आत्मा क्वालिटीलेस है, फॉल्टलेस है, कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। जैसे करंट के अंदर कोई क्वालिटी थी क्या कि वो हीटर जलाएगी कि क्या जलाएगी? नहीं, वो जिस इक्विपमेंट में जाएगी फिर वो इक्विपमेंट वैसा आउटपुट देगा, उसके अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं थी। उसके अंदर तो सिर्फ क्वालिटी एक थी कि वो क्या वो कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐसा करके चला रही है, बस सिंपल इतना सा काम है। कुछ फ्रीक्वेंसी की सेट फ्रीक्वेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कुछ कर रही है जिससे वो करंट पैदा हो रहा है, बस इतना काम है उसका। कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, ना ठंडे की क्वालिटी है जो करंट आ रहा है, ना प्रोजेक्टर की क्वालिटी है, ये भी हालांकि चल रहा है बिजली से, ना गर्म की क्वालिटी है, ना हवा की क्वालिटी है, किसी चीज की क्वालिटी नहीं है। द सेम इज ट्रू विद आवर आत्मा, क्वालिटी लेस है और फॉल्टलेस है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। एक सेट स्पेसिफिकेशन है उसका, जैसे बिजली है ये क्वालिटी लेस है, एक सेट स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी। कहा जाता है ना ये मीन्स क्या कि कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का, तो एक सेट स्पेसिफिकेशन के साथ घर में आती है। क्या यही 220 की बिजली इंडस्ट्रीज में भी जाती है? नहीं जी, उनका स्पेसिफिकेशन कुछ डिफरेंट है, तो वहां दूसरी चीज होगी कुछ। राइट, तो ये क्वालिटी लेस है, फॉल्टलेस है, हमेशा से पूर्ण है, हमेशा से कंप्लीट है, कुछ कमी नहीं है उसके अंदर। स्थाणु में भाई कहीं कमी होगी तो ऑल्टर कराओगे ना कपड़ा। आपके बॉडी के लिहाज से वो कपड़ा सेट नहीं हो पा रहा था, कमी थी ना, है ना? तभी तो आप उसको ऑल्टर करा रहे थे।
अभी इसके अंदर जो है वो ऑल्टर कराने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको आप कहीं नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो हमेशा से कंप्लीट है, उसको आप और कंप्लीट नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आ रही, राइट। शब्दों से परे, शब्दों से परे मतलब इसकी शब्दों में तारीफ नहीं की है। मतलब आप उसको हाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखो आप अभी भी सोचो जरा, हम लोग क्या शब्दों में बयान कर पा रहे हैं? अभी भी शब्दों में नहीं बयान कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं, बस एग्जाम्पल से सिर्फ हम समझ पा रहे हैं। अब से 100 साल बाद आप कोशिश कर लेना, आपकी आगे की जो जनरेशन होगी वो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी, उसको भी चैलेंज देके जाना, ये एक्सप्लेन करके बताओ जरा। नहीं कर पाएंगे, मीन्स वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में आज भी और आगे भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बनी है जिसमें आप रूह को, आत्मा को, राइट, आप जिसमें उसको डिफाइन कर लें, उसको कैद कर लें किसी चीज में, आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी खुद भी, और एग्जाम्पल से ही दूसरे को आप समझा भी सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। ये इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं योगिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, योगिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, मीन्स इतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्ड्स में पकड़ नहीं सकते उसको, राइट। इतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शायद हम लोग को अगले 10-12 घंटे और लगेंगे, मतलब मुझे लगेंगे समझाने। आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, हो सकता है आपको 5-6 घंटे लग जाएं जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए चीज़ों का, लेकिन मुझे 10-12 घंटे लगे। मैं जब गौर करता हूँ, पूरी लिस्ट बनाता हूँ, तो मुझको जो है वो लगता है कि 10-12 घंटे से कम में मैं वो नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ यहाँ 4-5 चीज़ें ली हैं। सर, मैंने आत्मा के बारे में एक चीज़ और सुनी है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ रिलेट चली जाती है, हो सकता है। देखो अब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अब एक करंट यहाँ आ रहा है ना करंट, अब ये करंट कट जाए तो ये करंट कहीं और जाएगा ना, किसी और कमरे में जाएगा या नहीं जाएगा? जहाँ भेजा जाएगा उसको वहाँ जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट, तो हो सकता है। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अभी इन 5 में, ये 5 नहीं है, इन 5 को हम लोग कितनी देर में डिस्कस कर रहे हैं? 15-20 मिनट से। मैं कह रहा हूँ ये 10-12 घंटे का टॉपिक है। अब उसमें यानी कि और भी बहुत सारी, एक आपने बता दी, अभी ऐसे हर कोई एक बता सकता है आप में से। कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, चाहे सत्संग में, चाहे मीन्स साइकोलॉजी में, चाहे सोशोलॉजी में, चाहे ह्यूमन सर्वाइवल के कहीं उसमें, या कहीं BBC के उसमें, कहीं ज्योग्राफिक चैनल पे, कहीं ना कहीं किसी ने किसी ना किसी रूप में इसको सुना है, राइट और रॉन्ग? सबने सुना। तो हो सकता है आपने जो सुना हो इनमें से कुछ चीजों में ना आया। मैंने ये चीजें 5 चीजें मैंने बहुत सोच समझ के ली हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत गौर करके, घंटों का हिसाब लगा के। क्यों? क्योंकि आत्मा के बारे में हमारे कुछ शब्द चलते हैं। वो क्यों चलते हैं वो आगे आएगा। कुछ शब्द चलते हैं कि ये जाप करो तो आत्मा खुश हो जाएगी। कहते नहीं कहते हैं? आज तो मेरी आत्मा दुखी है, आज तो मेरे रूह को बहुत ठेस पहुंची, आज मेरी आत्मा दुखी हो, कहते नहीं कहते? राइट। वो तो कह रहे हैं हमेशा से खुश है, स्थड़ु है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस, हमारी समझ कुछ गलत बोल रही है। अब या तो ये गलत है, ठीक है नहीं, या इंसानों ने जो लैंग्वेज डेवलप की है और जो समझ डेवलप की है, वो समझ कहीं गलत डेवलप कर रही है। आत्मा तो दुखी नहीं होती, वो तो हमेशा से सुखी है। आज हमेशा से सुखी है तो आप उसको दुखी कैसे कर? वो तो अनऑल्टरेबल है। अच्छा, सुखी आई थी आपके पास, आपने उसे दुखी कर लिया, वो तो ऑल्टरेबल हो गई ना। यहां तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? yes, अब ऐसा मत सोचिएगा कि कमंडल उठाऊं चलूं हिमालय की चोटी पे। ये आपकी अपनी समझ होगी, मैं योग के बारे में ही बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है नहीं?
राइट, मैंने बहुत सोच समझ के ये 5 चीजें चुनी हैं कि आत्मा के अंदर जैसा हमारा आपकी समझ है, जिस तरीके की हमारी आपकी समझ है कि उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, एडिशन डिलीशन हो जाता है, वो कभी दुखी और कभी खुश हो जाती है, ऐसी भावना, मतलब हम लोग इस बोलचाल में बात करते हैं अपने समाज में। आपने बहुत से सत्संग सुने होंगे, बहुत से इज्तिमाओं में गए होंगे, आपने सुना होगा वहाँ पे ये सब बातें, नहीं कि ये वजीफा पढ़ो, ये जाप करो, जिसको जाप कहते हैं उसको वजीफा कहते हैं अरबिक में, तो ये वजीफा करो तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। नहीं खुश हो, वो तो खुशी पहले से खुश है, इसका मतलब कुछ और चीज है, कोई और चीज है जो खुश होती होगी, दुखी होती होगी, कुछ और चीज है। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है क्या या नहीं? राइट, ओके। इसलिए मैंने ये 5 चीजें बहुत सोच समझ के लिए हैं, बस कि हमारे समाज में चूंकि गलत फहमी में इस्तेमाल होती हैं ये चीजें, चूंकि हमारे यहाँ गलत फहमी में इस्तेमाल होती हैं, इस वजह से उस गलत फहमी का मीन्स रिमूवल भी हो जाए, निवारण भी हो जाए, और हमारे को बात भी समझ में आ जाए, और हमारे को बात भी समझ में आ जाए। इसलिए हमने जो है ये 5 चीजें ली। राइट, आगे बढ़े। हाँ जी, और थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट, जब मैं लास्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, इस चित्त। पहला था हमारे पास शरीर, दूसरा था हमारे पास आत्मा, रूह, तीसरी चीज है हमारे पास चित्त। अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसको सेल्फ कहते हैं ना, माई सेल्फ कहते हैं ना, माई सेल्फ, आई। आम भाषा में इसको बोलते हैं मैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मैं लिख रही हूं, आप गौर करो, कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो। मैं क्या, ये हाथ लिख कौन रहा है? हाथ। कानों ने सुना कुछ, आंखों ने देखा कुछ, ब्रेन ने प्रोसेस किया कुछ, नर्व को सिग्नल भेजा, सेंसरी और मोटर नर्व ने कुछ सिग्नल भेजा, और आप कुछ डिजाइन बनाने लगे, जिसको आपकी भाषा में हमारे यहाँ लिखना बोलते हैं। है तो आर्ट, आर्ट ही तो है ये। कैनवस पे आर्ट होती है, ये भी एक आर्ट है पेज में। ये छोटे फॉर्म की, वो बड़े फॉर्म की आर्ट होती है। राइट, तो ये तो सारा काम आपका शरीर कर रहा है, नहीं? लेकिन दुनिया की किसी भी, ना तो आपके यहाँ किसी भी और किसी भी कल्चर में कभी भी और आगे भी कभी भी, किसी भी पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, कभी भी ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा कि मेरा शरीर लिख रहा है। हमेशा बोला जाएगा मैं लिख रहा हूं। सवाल ये है कि अभी एनालाइज किया ना हम लोगों ने, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, ब्रेन ने प्रोसेस किया, कुछ न्यूरॉन्स का मिक्सचर चला, और कुछ आउटपुट जो है वो न्यूरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से, आपने कुछ चीजें लिखना शुरू कर दी। तो ये तो आपका शरीर काम कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में बोला क्या जाता है? शरीर लिख रहा है या मैं लिख रहा हूं? राइट, ये जो मैं है, कह सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। कभी बोला है सर नहीं, अगर ऐसे लिखने पे बात आए, हाँ, लिखने पे बात आ जाए, आपको समझाने के लिए तो आप बोल सकते हो। लेकिन क्या मतलब हम ये बोलते हैं कि मतलब मेरे शरीर ने 100 रन बनाए? कभी बोला है ऐसा? मेरे शरीर ने 5 विकेट लिए? हमेशा बोलता है मैं। वो मैं कौन है? वॉट यू आर कॉलिंग दैट मैं, इन योगिक टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज चित्त। जिसको आप मैं बोलते हो जनरल भाषा में, उसको योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, राइट? 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। हमारा एक शरीर है, हमारा एक आत्मा है, रूह है, और हमारे पास एक चित्त है। और ये तीनों अलग अलग हैं, राइट? यानी कि मेरी इस बॉडी के अंदर कहीं एक
कहीं एक तारिक मुर्तज़ा कहीं है, ये तो शरीर है जो देख रहे हो, जो दिखाई दे रहा है, ये तो शरीर बैठा है ना सामने। ये शरीर क्या है? ये शरीर उस चित्त का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बायो आइडेंटिटी है। बायो आइडेंटिटी समझते हैं ना? तो अंगूठा लगा के फ़ोन खोलना, बायोमेट्रिक्स, राइट? स्क्रीन खोलना चेहरे से, बायोमेट्रिक्स, राइट? ये बायोमेट्रिक है आपकी, आपके चित्त की बायोमेट्रिक है ये। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। ये जो शरीर है, इससे आप काम करते हो सारे, इससे आप काम करते हो। इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका चित्त आपको देता है। इंस्ट्रक्शन जो है, आप कहते हो ना, मेरा दिल चाह रहा है, मैं ऐसा चाहता हूं। आप कहां चाह रहे हो? आपका ब्रेन चाह रहा है। कभी बोला आपने ब्रेन चाह रहा है? ऐसा नहीं, ब्रेन नहीं चाहता। ब्रेन को कोई और है जो कमांड देता है। ब्रेन को कोई और है जो कमांड देता है, तब ब्रेन उसके नर्वस सिग्नल्स भेजता है कि अच्छा अब ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, या ऐसे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर कुछ। दैट इज चित्त। योगिक टर्म, देखिए हर डिसिप्लिन की बातें नहीं करिए बेटे, हर डिसिप्लिन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर डिसिप्लिन की, राइट? उसको उसी डिसिप्लिन में रख करके उस टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिजियोलॉजी में एक वर्ड होता है वर्क। फिजियोलॉजी में एक वर्ड होता है वर्क, काम। मतलब उसको डिफाइन करें तो एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो क्या? एनर्जी एक्सपेंडिचर, यही होता है ना, राइट? अब वो एनर्जी एक्सपेंडिचर एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है, अभी हम उसके बहस में नहीं जा रहे, लेकिन वो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड वर्क, राइट? फिजिक्स में भी वर्क होता है, फिजिक्स में भी वर्क होता है, लेकिन बिल्कुल मीन्स दो अलग अलग अंदाज में होता है। अगर आप पॉइंट ए से शुरू किया और कहीं तक का भी डिस्टेंस कवर करके आए, मीन्स कहीं तक का भी डिस्टेंस कवर करके वापस ए पे आ गए, तो नो वर्क डन, सॉरी। क्या फिजियोलॉजी में भी ऐसी होता है? 10 किलोमीटर टहल के आए और वापस आ गए तो नो फिजियोलॉजिकल चेंज? क्या ऐसा होता है? नहीं। यानी कि वर्क टर्म एक ही है, लेकिन अलग अलग जब डिसिप्लिन्स में गया तो वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अगर फिजियोलॉजी में आप फिजिक्स वाला वर्क डाल देंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। फिजियोलॉजी के रिलेशन में अगर आप फिजिक्स का वर्क डाल देंगे तो वो गलत डेफिनेशन हो जाएगी। अगर यहां पर फिजिक्स में फिजियोलॉजी वाला डाल देंगे तो यहां वो गलत हो जाएगा। द सेम इज ट्रू विद द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस। फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है और साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। यहां पे स्ट्रेस के अलग मायने होते हैं, वहां पे स्ट्रेस के मायने बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। अगर यहां पर दुनिया का सबसे एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट खड़ा हुआ हो और यहां फिजिक्स के स्टूडेंट्स बैठे हों और वो स्ट्रेस समझा रहा हो, तो ये सारे बच्चे जितने भी बैठे होंगे ये सब हंस रहे होंगे कि यार इतना बड़ा नाम सुना था, इसको ये भी नहीं पता स्ट्रेस क्या होता है। होगा नहीं होगा ऐसा? वो अपनी फील्ड से बात कर रहा है, उसके रिलेशन में सोचोगे तो नहीं आप हंसोगे, वैसे वरना वो बच्चे हंसेंगे, राइट? इसी तरीके से ये जो चित्त है ये योगिक टर्मिनोलॉजी का टर्म है, वो मैं नहीं बोलता, आई नहीं बोलता, वो माई सेल्फ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, वो चित्त बोलेगा। उसकी अपनी भाषा है, योग की अपनी एक भाषा है, वो उसी भाषा में बोलेगा और वो उसको चित्त बोलेगा, राइट? तो ये चित्त जो है, क्वांटम फिजिक्स
क्वांटम फिजिक्स ने पिछले 15 सालों में जो है वो सारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी नहीं, सारी फिजियोलॉजी और सारी फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स ने ख़त्म कर दिया। इस वक्त चैलेंज खड़ा कर दिया एक बहुत बड़ा। अभी तक फिजियोलॉजी में ये माना जाता था, अभी 3-4 साल पहले तक फिजियोलॉजी में ये माना जाता था कि आंखें देखती हैं, अभी भी हम कहते हैं आंखें देखती हैं। क्वांटम फिजिक्स ने अंदर एटम को भी तोड़ा। एटम के अंदर तो कुछ दिखा नहीं उसको कि एटम में कुछ देख रहा है, तो एटम को तोड़ा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन देख रहा है, ना प्रोटॉन देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। फिर वो एटम से सेल बनाए, तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है सेल भी नहीं देख रहा है ही नहीं इसके अंदर कुछ। इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर तो ये, इसके अंदर तो ये, इसके अंदर एटीपी है, इसके अंदर तो ये, ऐसे चलता है बस, इतना सा है। फिर वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल करके उन्होंने आइज बनाई हैं, तो ये आइज भी नहीं देख रही हैं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर आइज के अंदर। समझने की कोशिश करिएगा क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। कह रही है आंखें भी नहीं देख रही। आंखों का तो काम इतना सा है बस कि वो लाइट को पास कर रही हैं, सिर्फ लाइट को पास कर रही हैं। तो लाइट को तो मिरर भी पास करता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है लाइट को तो मिरर भी पास करता है, तो क्या मिरर देखता है? नहीं, ये मिरर की तरह काम कर रही हैं। पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे में वो लाइट पड़ती है, तो जिस चीज की लाइट रुक करके आती है, लाइट रुक जाती है ना, तभी तो मेरी बॉडी दिखाई दे रही है आपको, राइट। लाइट जिससे रुक करके आती है उसकी उल्टी इमेज डालता है, मतलब उसकी इमेज डालता है। फिर कुछ नर्वस सिस्टम कैलकुलेशन करता है और फिर वापस वो लाइट आती है, वो इमेज आती है, तो वो सीधी दिखाई देती है, राइट। क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि यहां से अंदर पर्दा, पर्दे से वापस सीधा, कह रहे हैं यहां तो कोई चीज है ही नहीं देखने वाली, यहां तो देखने वाली कोई चीज है ही नहीं। अब क्वांटम फिजिक्स ने एक सवाल खड़ा कर, पहले तो ये साबित किया उसने, यहां तो कुछ है ही नहीं देखने वाली चीज, कोई भी चीज नहीं है देखने वाली, ये तो लाइट पास करती है, इमेज डालती है, इमेज को सीधा करती है और लाइट वापस दिखा देती है, यहां इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या सवाल खड़ा किया आप बताओ? हैं ना, कौन देख रहा है? आंख तो नहीं देख रही ना, अरे रेटिना से तो लाइट पास हो रही है। एग्जैक्टली, अभी उसने सवाल खड़ा कर दिया है, अभी दुनिया वहां नहीं पहुंची है। एग्जैक्टली, आप तो हजारों साल पहले पहुंच गए थे, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को कॉन्फिडेंस का सीना ठोक के बताओ, तो दुनिया से थोड़ी मान लेती है हम हैं। लेकिन सर चित्त भी या मैं जो भी कहते हैं अपने आप से थोड़े दिन ऐसे वो जो सब वर्क कर रहे हैं अंदर एटीपी। अरे बाबा, तो कोई भाई हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है, हर चीज़ रिलेटेड भी है भाई, रिलेटिविटी है ना, रिलेटेड है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि चित्त आपके शरीर के बगैर काम कर लेता है, राइट, और शरीर ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा के बगैर काम कर लेगा। तो हर चीज़ रिलेटेड है, इन तीनों चीज़ों से मिल करके आप बने हुए हो। इनमें से एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इनमें से एक भी चीज़ खत्म हो जाएगी, जैसे आत्मा कनेक्शन कट गया। अब हिला लो अपनी आंखें, चले जाओ फ्रंट फुट पे और बैक फुट पे, है नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ये तीन चीजें होंगी, वही मैंने आपसे पहले कहा था, 3 पार्ट होल, तीन चीजें होंगी तो एक होल बनेगा। तो है तो सब इंटरकनेक्टेड आपस में, लेकिन हम लोग जब समझते हैं किसी भी चीज को, ये हमारी अकल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमारी इंटेलिजेंस समझती ही चीजों को अलग अलग करके है। हम लोगों ने ये चीज एनाटॉमी में समझने की कोशिश की थी ना, कि हमारे सारे सिस्टम्स एक से ही काम करते हैं, एक ही हैं, लेकिन कि हम जब समझते हैं तो एक साथ समझ जाते हैं सबको, या मस्कुलर सिस्टम अलग, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग, नर्वस सिस्टम अलग, अलग अलग करके समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अकल समझ ही नहीं सकती सबको एक साथ एज ए होल। किसी भी चीज को एज ए होल नहीं समझ सकते हम। चाय कैसे बनती है एज ए होल समझा के बताओ आप मुझे, एक एक टुकड़े में बताओगे ना। 1 कप पानी के लिए इतनी पत्ती, इतना दूध, इतनी शक्कर, फौरन बाइफरकेट करोगे, तोड़ोगे उसको बाई पार्ट।
बाई पार्ट मेथड, तभी हम समझा सकते, वरना इसके अलावा हम समझा नहीं सकते। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटिव है। चीज़ों को हम एक एक करके समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारी अकल उसको एक एक करके अलग अलग ही समझ सकती है। एज ए होल हम समझ नहीं सकते चीज़ को। यहाँ तक बात क्लियर है? राइट। तो ये चित्त हमारा जो है, ये असल में हमारी पर्सनैलिटी है, ये हम हैं। राइट। बाकी हमारी बॉडी जो है, बॉडी के ज़रिए से ये काम करता है, बॉडी के ज़रिए से ये काम करता है अपने। जैसे बार बार उसी सेंटेंस को हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वो हम लोग लगातार बोलते हैं, यानी मैंने पानी पिया, तो चित्त के पास अपना कोई ऑर्गन नहीं है जिससे वो पानी पिएगा। राइट। वो पानी पिएगा तो वो इस बॉडी के ज़रिए से पिएगा। ये चित्त जो है वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। अब मैं उसको मैं बोल रहा हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने गया, ठीक है नहीं? राइट। अब गया किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू, पैरों के थ्रू। अब बॉडी ने कुछ भी इस्तेमाल किया, कन्वेंस। यहां तक बात क्लियर है? राइट। मैंने खाना खाया, मैंने आराम किया। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब क्या हो रही हैं? ये सब कोई पर्सनैलिटी एक अंदर है, वो अपने सारे काम कर रही है, कुछ भी काम कर रही है। वो कपड़े पहन रही है, वो नहा रही है, वो मुंह धो रही है, वो बातें कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन वो करेगी किसके ज़रिए से? वो शरीर के ज़रिए से करेगी। शरीर आपका कब तक काम करेगा? जब तक करंट बना हुआ है। आप रिलेशन समझ रहे हैं ना? राइट। आपका चित्त चाह रहा है ये काम करना, वो काम करेगा बॉडी से। बॉडी तभी तक काम करेगी जब तक इसको करंट मिलता रहेगा। जब तक इसको करंट मिलेगा, या आप कहिए कि जब तक इसको, अब दूसरी भाषा, योगिक भाषा में बोलिए, राइट, जब तक उसको अंदर आत्मा का या रूह का कनेक्शन बना रहेगा, जब तक ये शरीर काम करता रहेगा। हाँ, शरीर के अंदर कहीं बीच में कुछ खराबी हो गई तो वो पार्शियल डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैरालिसिस हो गई, तो आत्मा को नहीं पैरालिसिस, वो तो फॉल्टलेस है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी वो किसी प्रिंसिपल के तहत ही हुई होगी। भैया, दुनिया का हर काम प्रिंसिपल पे हो रहा है, किसी प्रिंसिपल पे हुई होगी। उसी प्रिंसिपल को समझना होता है, जिसको हम साइंस बोलते हैं, राइट। वो प्रिंसिपल हमने समझ लिया, उसी को हम मेडिकल साइंस बोल रहे हैं। तो हमने उसके करेक्शन के लिए क्या किया? हमने उसके करेक्शन के लिए कुछ थेरेपीज निकाल ली, कुछ दवा निकाल ली, कुछ इलेक्ट्रिक थेरेपी निकाल ली, कुछ हमने मीन्स सिद्धा निकाल लिया, कुछ हमने आयुर्वेद निकाल लिया उसके करेक्शन करने के लिए। ऐसे ही होता है, राइट। तो हमारी सारी फंक्शनिंग जितनी भी है वो सब बॉडी से हो रही है। बॉडी कर किसके लिए रही है? चित्त के लिए कर रही है। चित्त उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट। उसको इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो, मुझे मेरी फैमिली के पास ले चलो, राइट। तो बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। बॉडी चलेगी तब तक जब तक कि उसके अंदर करंट रहेगा, जब तक उसके अंदर रूह रहेगी, जब तक उसके अंदर स्पिरिट रहेगी, जब तक वो काम करती रहेगी। जैसे ही ये कनेक्टिविटी ख़त्म होगी तो शरीर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। जब तक क्या लिया है? क्या मिल रहा है? टी शर्टें मिल रही हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर कोई खराबी नहीं हुई है, जब तक हमारे शरीर के अंदर कोई खराबी नहीं हुई है, जब तक जो है वो हमारा चित्त हमारे शरीर को छोड़ के जाता नहीं, ठीक है नहीं। अभी आप देखो, शरीर और चित्त का फ़र्क आप महसूस करो।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो क्लास ख़त्म हो जाए, उसके आधे घंटे के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि तारिक सर की डेथ हो गई। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहते, क्या सबको जाना है? एवरीबडी हैज़ टू। नहीं जाना? किसको नहीं जाना है वो हाथ खड़ा करे। अब हाथ कोई हो सकता है खड़ा करता जाए और अस्तगफिरुल्लाह भी कहता जाए ये कोई बात हुई यार। तैयार रहना चाहिए। आगे की जर्नी आपकी ज़्यादा अच्छी है, कभी इसके ऊपर और बात करेंगे। ये करंट मोमेंट को आपको यूटिलाइज करते हुए आगे की जर्नी के लिए, करंट मोमेंट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आगे के कैरियर के लिए तो यही तो है, आगे की जर्नी अच्छी हो जाए आपकी। हाँ, करंट को अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अणु पे शासन करना पड़ेगा आज के करंट पे, राइट? ओके, तो आपको आधे घंटे के बाद पता चला कि तारिक सर की डेथ हो गई, आप सब वापस आए, राइट? किसी को घर पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो एक दूसरे के पूछते पाछते सब लोग घर पे आए, राइट? घर पे आए तो देखा आपने वो जो है वो शरीर लेटा हुआ है, ठीक है नहीं? ओके, दुनिया में कितने लोग कहते हैं कि तारिक सर लेटे हुए हैं? यानी कि तारिक सर कोई और थे जो चले गए। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? कोई कहता है कि मतलब ये मेरे बाबा जी लेटे हुए हैं। हमेशा क्या कहते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, क्या कहते हैं इसको? नहीं, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, हाँ, त्याग दिया, छोड़ दिया। अब वो अलग अलग भाषा होगी, इज़न्ट इट? जिसको उर्दू में पता है क्या बोलते हैं मुसलमानों के यहाँ? मुसलमानों के यहाँ बोलते हैं कि उनका इंतकाल हो गया। कहते हैं इंतकाल हो गया। इंतकाल वर्ड उर्दू का है, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। अच्छा, कहाँ ट्रांसफ़र हुए? ये लेटे तो हैं हजरत, ये श्रीमान लेटे हुए हैं ना? नहीं, कुछ था अंदर जो चला गया, कुछ था अंदर जो शिफ्ट हो गया, राइट? ट्रांसफ़र हो गया, उसी को बोलते हैं इंतकाल हो गया, राइट? चित्त हमेशा ट्रांसफ़र होता है। जो मरता है वो आपका शरीर मरता है। आत्मा तो फॉल्टलेस है, आत्मा तो स्थाणु है, वो तो नहीं मरती, राइट? उसकी तो कनेक्टिविटी खत्म हुई है बस। जैसे ही शरीर से कनेक्टिविटी खत्म हुई वैसे ही ये घर चित्त के रहने काबिल नहीं रहा, चित्त ने भी फौरन छोड़ दिया। जैसी कनेक्टिविटी कटी वैसे ही चित्त ने भी शरीर छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके मतलब का नहीं है ये घर, अब ये घर डेंजरस हो गया उसके लिए। अच्छा, ये हमारे आपके जीवन का प्रिंसिपल है, किसी भी डेंजर जगह पे हम और आप नहीं रहते या रहते हैं। आपको अगर ख़तरा महसूस हो, सिर्फ इतना ख़तरा महसूस हो जाए कि इतनी छत गिरने वाली है, तो इसके आसपास भी कोई नहीं बैठेगा। अगर बहुत मजबूरी में बैठेंगे तो उधर की तरफ बैठेंगे, राइट और रॉन्ग? और वो भी ध्यान ज़्यादातर उधर ही लगा रहेगा। मतलब हम लोगों के डिस्कशन पे कम रह गए लगेगा और उधर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वी ऑल नीड 100% सेफ्टी इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस, राइट और रॉन्ग? द सेम इज ट्रू विद आवर चित्त। उसका ये इन प्रिंसिपल ये घर है उसका। इस घर को डैमेज हो जाए इस लेवल पे कि चित्त को लगने लगे कि अब ये मेरे काम का नहीं है, तो ये शरीर छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं कि मर जाना। शरीर नहीं, चित्त नहीं मरता कभी, शरीर मरता है ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मरेगा आपका शरीर, मरेगा आपका चित्त कभी नहीं मरेगा। आप जो हो ओरिजिनल, आप नहीं मरोगे, आप आगे ट्रांसफर हो जाओगे किसी और कंडीशन में। किस कंडीशन में होगे? किस कंडीशन में होगे? डिपेंड करेगा आपने इस जीवन में कैसा वक्त गुजारा है। अगर आपने टेंशन में गुजारा है तो आगे कहीं टेंशन की जगह जाएगा, जिसको धार्मिक भाषा में बोलते हैं जहन्नुम, जिसको बोलते हैं नर्क। टेंशन की जगह, हर वक्त टेंशन टेंशन, पता नहीं अब क्या मुसीबत आ जाए, अब कब गर्म पानी आ जाए, अब कब कीड़ा आ जाए, क्या आ जाए, टेंशन, राइट? अगर आपने ये जीवन सुख में गुजारा है, सुख में मतलब
अपने हर एक्शन के अणु पर शासन करते हुए अगर आपने गुजारा है तो हर चीज़ कंट्रोल में थी ना आपके। जब आपकी हर चीज़ कंट्रोल में थी, आपने यानी कि सुख में गुजारा है, तो आगे जो ट्रांसफ़र होगा तो वो सुख में ही ट्रांसफ़र होगा। इसको दीनी ज़ुबान में, धार्मिक ज़ुबान में इसको स्वर्ग बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। समझाने का तरीका है बस। वहाँ की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग तरीके से है, हम और आप जिस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं वो अलग तरीके की है, लेकिन बात एक ही की हो रही है, बात एक ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शरीर हमेशा, शरीर आपका ये मरेगा, जब भी मरेगा शरीर मरेगा। जब भी शरीर इस काबिल नहीं रहेगा कि वो चित्त को कैरी कर सके, तो चित्त जो है वो फ़ौरन इस शरीर को छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो जाएगा, कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, राइट। इस एग्जाम्पल से, ये जो मैंने आपसे मरने वाली एग्जाम्पल ली है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, हर घर की है। ये इस एग्जाम्पल से हमको और आपको सबको बात बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। डिफरेंस बिटवीन आवर ओन पर्सनैलिटी, दैट इज़ कॉल्ड इन योगिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड एज चित्त, एंड आवर शरीर। यहाँ तक बात क्लियर। इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, आप कैसे लिखेंगे, अपनी ज़ुबान में लिखिए। सर जैसे हम आत्मा को और इस चित्त को एग्जाम में लिखेंगे तो वैसे ही एग्जाम्पल से लिख सकते हैं आप। वैसे तो है ही नहीं कोई चीज़, तो डेफिनेशन तो है नहीं कहीं। आपको ये 4-5 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी भाई। कैरेक्टरिस्टिक तो लिख सकते हो आप इसकी, इसके अलावा तो कुछ और लिख नहीं सकते। शरीर की डेफिनेशन है, शरीर लिख लो, क्योंकि शरीर आपको दिखाई देता है, आप उसको टच कर सकते हो, वेट कर सकते हो, नाप सकते हो, लंबाई चौड़ाई उसकी, तो उसको आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो, है नहीं। बाकी जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, टच नहीं हो रही हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हैं, उनको आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो बस, और वो समझ में आ जाती हैं। अगर वो बेस्ड ऑन रीज़न एंड लॉजिक हों, बेस्ड ऑन रीज़न एंड लॉजिक, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं और अपनी निशानियों से पहचानी जाती हैं, अपनी निशानियों से पहचानी जाती हैं। जैसे यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल रहा, लेकिन हवा है नहीं। आप बाहर जाके बाहर नजर कर लो, क्या हवा है, लेकिन यहाँ पर हाँ है। क्या निशानी है, राइट। हम सब जिंदा बैठे हैं। अगर हवा नहीं होती तो अभी ऐसे ही मर जाते, जैसे बिना जल के, बिना पानी के मछली मर जाती, तड़प तड़प ऐसे ही मर जाते। तो हमारा जिंदा रहना, जिंदा होना इस वक्त, राइट नाउ, इस बात का सबूत है, निशानी है कि यहाँ पर हवा मौजूद है। ठीक है नहीं ये बात, ओके फाइन। चलें आगे बढ़ें इससे थोड़ा सा, राइट। यानी कि चित्त जो है, अब आप इसको, मैं अब सत्संग की भाषा बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा सत्संग हो रहा है, क्लास योगा की हो रही है, ठीक है। अब मैं सत्संग की थोड़ी सी भाषा बोल रहा हूँ। यानी कि चित्त जो है वो सवार है, सवार है, ड्राइवर है नहीं, राइट। फिजिकल बॉडी जो है ये सवारी है। सुना होगा ना आपने सत्संग में इस तरीके के सेंटेंसेस, नहीं सुने? अच्छा, जाते नहीं सत्संग में, जाया करिए। नहीं जाते, बैठा करिए। असल में सत्संग से हम इसलिए दूर हो गए हैं क्योंकि वहाँ जो बातें करते हैं, सत्संग या इज्तिमा या जो बातें करते हैं, वो मीन्स आज की यूथ के समझ में नहीं आती वो बातें, क्योंकि यूथ वो वही भाषा बोल रहे होते हैं वो जो पुरानी चल रही होती है। वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं, बात ठीक कर रहे होते हैं वो, लेकिन उनका टाइम फ्रेम जो है वो गलत चूज़ कर लिया उन्होंने। मतलब उस ज़माने की भाषा को आज की भाषा में नहीं समझा पा रहे वो। अच्छा, आपको आज की भाषा में समझना है, हम उस भाषा में समझ ही नहीं सकते, नहीं, इसलिए जो है वो मूड ख़राब होता है। अब वो अब्बा अम्मा बैठा बैठा के कचौटी काट काट के बैठाते हैं तो बैठते हैं, जब अपने पास ताकत आ जाती है तो उठ के भाग जाते हैं। हर घर की कहानी है, ऐसे ही होता है। लेकिन जिनके समझ में आ जाती है, तो अगर वो मीन्स दोनों को कोरिलेट कर पाते हैं, तो फिर वो मेरे जैसे आपको, ये मैंने सारा जितना बोला ये सब सत्संग ही बोला मैंने, लेकिन मैंने सत्संग नहीं बोला, मैंने आपको योग बोला। वो बोला जो आज की भाषा में आपको समझ में आएगा, राइट, ओके फाइन। तो चित्त जो है वो हमारा सवार है, जो सारे काम करा रहा है। जैसे आप गाड़ी पे बैठ के जो सारे काम करते हो
और सवारी आपकी एक चीज़ है। तो सवारी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी गाड़ी जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी गाड़ी जितनी सर्विस्ड होगी, आपकी गाड़ी जितनी साफ सुथरी होगी, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा? उतना ही हाई होगा। चित्त के साथ भी ऐसी होता है। चूंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि चित्त को पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सही घर में हूं, सही जगह पे हूं, सेफ हूं, बिल्कुल राइट, परफेक्ट, तभी तो आगे कुछ काम करेगा, तभी तो आगे कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव सोचेगा वो, तभी तो कुछ आगे कॉन्स्ट्रक्टिव मीन्स बताएगा कि क्या करना है अब आगे। लेकिन अभी उसे अपनी बिल्डिंग से खतरा नजर आ रहा हो, चाहे सेफ जगह बैठे थे, लेकिन फिर भी ध्यान तो सारा वहीं लगा रहेगा ना, बॉडी के ऊपर, कि हाय मेरे दर्द यहाँ हो रहा है, मेरे दर्द वहाँ हो रहा है, तो इसी में रहेगा आदमी, राइट। तो ये चित्त जो है वो सवार है, ये शरीर हमारी सवारी है, और ये आत्मा जो है ये पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं, अगर पेट्रोल है तो गाड़ी जो है वो सवार को ले जाती है, और अगर पेट्रोल नहीं है तो अरे नहीं, तो सवार गाड़ी को ले जाता है, सवार गाड़ी को खींच के ले जाता है, ऐसे होता है ना, या छोड़ के चला जाता है। दो में से एक ही काम होता है, या तो छोड़ के चला जाता है या खींच के ले जाता है। तो या तो खींचते रहो जिंदगी को अपने, और या अपनी बॉडी मजबूत कर लो। उसके लिए आपको बताया गया, महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक जगह कहा कि आपका आसन होना चाहिए सुख में स्थिर, बस, बाकी डिफाइन ही नहीं किया। बॉडी अपने आप कर लेना तुम। पूरा जोर योग का, पूरा जोर 99.99999999 जितना भी लगा सको लगा लो, सारा जोर उसका चित्त के ऊपर है। आत्मा का कुछ कर नहीं सकते, आत्मा का कुछ कर नहीं सकते, स्थाणु है, अनअल्टरेबल है, राइट। चित्त पे सारा जोर है उसका, और शरीर पे जोर है। भाई यही दो चीजें बची, एक को चेंज ही नहीं कर सकते, दो को कर सकते हैं आप। नहीं, जरूरी नहीं है। बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं कुछ। चित्त को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए उसके अपने कुछ अलग प्रिंसिपल्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एनाटॉमी को समझने के लिए अलग प्रिंसिपल्स होंगे और योग को समझने के लिए अलग प्रिंसिपल्स होंगे, और हम उन दोनों प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक सेमेस्टर में वो प्रिंसिपल इस्तेमाल किए थे, इसमें हम ये प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज, तीन में से एक चीज, दैट इज रूह। ये हर चीज का प्रिंसिपल है। ये तो आप दुनिया का, ये मतलब ये गांठ बांध के रख लो कहीं, नहीं, हर चीज का प्रिंसिपल है। बिना प्रिंसिपल के तो कुछ होगा ही नहीं। करने वाला इंसान होगा और किसी प्रिंसिपल के तहत करेगा। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया को कभी नहीं पता चला, ये हो सकता है, लेकिन कर रहा होगा इंसान ही कुछ, राइट। हर चीज का प्रिंसिपल है। इन तीन में से एक अनऑल्टरेबल है, दो जो हैं वो ऑल्टरेबल है। आपका शरीर ऑल्टरेबल है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को आप तोड़ो तो अभी देखो बीमार पड़ते हो, अभी देखो मालनूरिश्ड हो जाओगे, अभी देखो आपको दिखाई देना कम हो जाएगा, अभी देखो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या ऐसा ही होता है? उन प्रिंसिपल्स को आप रीस्टोर कर लो, दोबारा ले आओ उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में, तो आपकी बॉडी फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देगी जैसे पहले कर रही थी। ऐसे ही है, राइट। यानी कि हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है, जिस्म जो है, ये ऑल्टरेबल है, ये ऑल्टरेबल है। इसमें एडिशन डिलीशन होता रहता है, डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या प्रिंसिपल्स इख्तियार कर रहे हो, क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रहे हो। दूसरा हमारा चित्त है, इसके अंदर भी एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये भी ऑल्टरेबल है। आप जो खुश होते हो ना, कहते हो ना मैं खुश हो गया, ये चित्त होता है जो खुश हो जाता है, ये चित्त है जो दुखी हो जाता है, जिसको आप मन भी बोलते हैं। अब समझाने के अलग अलग तरीके होंगे। अब उसी चित्त के लिए कहीं पे किसी ज़माने में कभी मन भी इस्तेमाल हुआ वर्ड, तो हम लोग कहते हैं ना आज मेरा मन ये खाने का कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है मैं आज ऐसा दिन गुजारूं। तो ये मन जो है ये वही चित्त है जिसको हम, अब अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक अलग बहस है, राइट।
तो हमारा शरीर और हमारा चित्त, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी आप योगिक साइंस, योग एजुकेशन पढ़ेंगे तो हमेशा इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं दो के बारे में। या तो आप शरीर के बारे में पढ़ रहे होंगे और या आप चित्त के बारे में पढ़ रहे होंगे। और योग का जो मीन्स सोल एम है, सोल एम समझते हैं? सोल एम मतलब सिर्फ और सिर्फ बस ये, वो है चित्त का डेवलपमेंट। शरीर स्ट्रांग होगा तो सवार भी स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर कहीं शरीर और सवार में लड़ाई हो गई आपस में, तो दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? अगर ये चुनना पड़ जाए आपको, तो फिर आप चित्त को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी और आप दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि दो में से कोई एक ही चीज चुन सकते हो आप क्या चुनते हो? गाड़ी या अपने को? अपने को चुनते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलते चलते, फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल चलते चलते गाड़ी में आग लग गई, क्या तब भी दोनों एक साथ खींचते हो? मतलब विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आप गाड़ी फौरन छोड़ देते हो और अपने को अलग कर लेते हो उससे। ऐसे ही है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग बातें शायद बहुत पुरानी कर रहे होंगे, क्योंकि योग की बातें हैं, तो योग की बातें तो वहाँ से चलेंगी जहाँ से बिग बैंग चलेगा, राइट? हमारे यहाँ भी चलेगा तो वहाँ से चलेगा जहाँ पे पहली बार लिखित रूप में आया है ये, राइट? लेकिन बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। कोई भी चीज़ चाहे अभी करंट की हो चाहे पीछे की हो, अगर वो रीजन और लॉजिक पे नहीं है तो निरा धोखा है। जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो धोखा ही है ना फिर वो। तो पता नहीं कौन इंसान कहाँ से बेवकूफ़ बना रहा है आपको। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि रीज़न और लॉजिक पे बहुत जोर दीजिएगा। मेरी कोई भी बात ऐसी जो आपको नहीं समझ में आए तो आप बोलिएगा उसको, सर ये नहीं समझ में आया मुझे। मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको सामने वो रख सकूँ चीज़ जो आपके अपने लेवल पे समझ में आ जाए। मैं इससे और ऊपर भी बोल सकता हूँ, आपको ले जा सकता हूँ कहीं और, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो लेवल नहीं है उसमें। तो टीचर हमेशा, आप टीचिंग हैं उसमें हैं, तो टीचर हमेशा वो अच्छा होता है जो मीन्स जाहिर सी बात है आपके स्टूडेंट होंगे वो इस लेवल पे होंगे, आप जब टीचर होंगे तो इस लेवल पे होंगे, और ये गैप बढ़ता चला जाएगा। ये तो स्टूडेंट इसी लेवल के आएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये टीचर बढ़ता चला जाएगा। सही है ना? राइट। अब या तो आप इस स्टूडेंट को खींच के ऊपर लाओ किसी तरीके से, तो वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि आप नीचे झुक जाओ, आप स्टूडेंट के लेवल पर उतरो और स्टूडेंट को फिर ले जाओ अपने साथ साथ उठाते हुए, और उसको उस लेवल पर छोड़ दो जहाँ पर आप उसको छोड़ना चाह रहे थे। अब उसके बाद कोई दूसरा टीचर उसको संभालेगा। भाई आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर ने आपको एक लेवल पे छोड़ दिया तो आपको सेकेंडरी ने संभाल लिया, फिर आपको सीनियर सेकेंडरी ने संभाल लिया, फिर आपको हायर एजुकेशन ने संभाल लिया। अभी आपको और थोड़ा सा गंतव्य जर्नी अभी चल रही है आपकी, राइट? तो आप भी टीचर है तो आप भी हमेशा नीचे झुक के आइएगा। आप अपने स्टूडेंट को ऊपर मत खींचिएगा। स्टूडेंट को खींचेंगे तो आप खींच नहीं पाएंगे उसको। यानी हम लोग मास्टर्स में बहुत सी बातें ऐसी करेंगे जो आज अगर मैं अभी बोलूँगा आपसे तो आप कहोगे भाई क्या, कोई फ़ायदा नहीं उसका बोलने का। हाँ, जितना अभी हमारे कॉन्सेप्ट में है, जितना हम समझ सकते हैं उस लेवल पे हम समझ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? राइट, ओके। अब आप देखो फिर से एक बार इसको, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, राइट? आप योग क्या है? चित्त में किसी भी तरीके की वृत्ति की रोकथाम। चित्त को जैसा आज है वैसा ही कल भी हो रहे, ऐसा नहीं करना। इसको हमेशा डेवलप करते रहना, ऑलवेज। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? इसमें तो कोई वो नहीं है, ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बस चूंकि हम लोगों ने 3 पार्ट होल डिस्कस किया तो एक बार डेफिनेशन को फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पे डेफिनेशन को जो है वो हम लोग ले आए।
राइट? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ इज चित्त, नॉट योर शरीर। इंपॉर्टेंट है, बराबर का इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं चुनना पड़ जाए, अगर इन दो में कहीं चुनना पड़ जाए, तो जैसे आप गाड़ी के एग्जाम्पल में आपने अपने को चुना था, तो यहां पर भी अपने को ही चुनना, और अपना क्या है आपका? चित्त। तो चित्त को चुनना, चित्त के प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना कभी भी, चाहे फिर शरीर के प्रिंसिपल छूट जाए। शरीर का प्रिंसिपल थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी सेहत कम हो जाएगी, एक आध हाथ कट जाएगा, हो सकता है, आंख फूट जाएगी, हो सकता है, लेकिन चित्त नहीं छोड़ना। अगर चित्त छोड़ दिया, क्योंकि चित्त तो आगे चलना है, ट्रांसफर होना है, अगर ये दुखी स्टेट में यहां रह गया तो दुखी स्टेट में आगे भी ट्रांसफर होगा। इसलिए शरीर को, अगर शरीर और इन दोनों में टसल हो जाए आपस में, तो हमेशा चित्त को पकड़ लेना और शरीर को छोड़ देना। यहां तक बात समझ में आ रही? ओके फाइन। अब ये मीन्स अलग अलग वो हैं इसकी, मैंने वही 5 चीज़ें मतलब उनके उसके साथ, वहाँ तो मैंने सिर्फ आपको ट्रांसलेशन लिखे थे बस उसके, यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट उसके जो है वो लिखे हैं। तस्माद आत्मा भवेत सुखम, मैं हमेशा से सुखी है, सदा से सुखी है। तो जो सदा से सुखी है उसको आप क्या जाप करके और सुखी कर लोगे? वो अनअल्टरेबल है आत्मा। हाँ, ये चित्त है। अच्छा, चित्त और आत्मा ये इंटरचेंजेबली अब हमारे समाज में इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, वो बड़ी पुनीत आत्मा है, पुनीत आत्मा, बड़ी नेक है ना, राइट? पुनीत आत्मा है, आत्मा नहीं, वो असल में नेक कौन था? वो चित्त नेक था। वो तो अनअल्टरेबल है, वो तो नेक ही थी, वो तो अच्छी थी, हमेशा से फॉल्टलेस थी, वो तो हमेशा से खुश थी आत्मा। लेकिन वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है समाज में, तो जिससे हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आत्मा और चित्त ये एक ही चीज़ें हैं। ये एक ही चीज़ नहीं है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ हम लोगों ने मीन्स शिव संहिता के अंदर कहाँ कहा गया है, किस तरीके से है, तो उसको हम लोगों ने लेने की कोशिश की है संस्कृत में। मैंने आपसे कहा था योग है, तो योग जो है वो टोटल आपका संस्कृत में चलेगा। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, इस स्लाइड से आपका वो नहीं है, राइट? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चित्त, ये हम लोग लास्ट इसको करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो 0 लेवल का चित्त लेकर के पैदा होता है। आत्मा तो वही है उसके अंदर, अनअल्टरेबल है, राइट? चित्त जो है वो 0 लेवल पर लेकर के पैदा होता है। चित्त को उसको डेवलप करना होता है। शरीर उसको जो है वो, शरीर भी 0 लेवल पर उसको मिलता है। एक मदर का सेल, एक फादर का सेल, 2 मिले, अब 0 लेवल से उसने ग्रो करना शुरू किया, राइट? इसीलिए दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ मां के पेट से लिखना शुरू करते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं, जैसे चाइना इज वन ऑफ देम, है ना? वो मीन्स अगर 1 साल का बच्चा है तो लिखेंगे वो 1 साल 8 महीने या 1 साल 7 महीने, जितने महीने पैदा हुआ, या 1 साल 9 महीने, उसको उसकी एज लिखेंगे 1 साल 9 महीने, राइट? यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए पूरी दुनिया में ये बात तय की गई कि कोई एक, कहाँ से, तो फिर यहाँ से, जहाँ जिस दिन वो पैदा हुआ है, जिस दिन माँ के पेट से बाहर निकला है, उस दिन से डे 1 काउंट होगा उसका। ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए सब जगह। जैसे इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही आपका जो टाइम चलता है, घड़ी का जो टाइम चलता है, ये सबका अलग अलग चलता है। साउथ इंडिया का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम बिल्कुल डिफरेंट है, 35 मिनट का फर्क है, राइट? कश्मीर का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। लेकिन 8:30 बजे जब मैच शुरू हो रहा होगा तो 8:30 बजे सब जगह शुरू हो रहा होगा एक साथ। क्यों? क्योंकि वो कोई एक स्टैंडर्ड एक टाइम है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। एक होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम वो पूरी यूनिफॉर्मिटी बना दी है पूरी दुनिया में। ये स्टैंडर्ड टाइम ये सेट होगा। जहां वेरिएशन बहुत होता है
तो वहाँ पे फिर एक स्टैंडर्ड सेट बना देते हैं कि इससे पूरी दुनिया का काम चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैप की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सही और गलत की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया साउथ में है और जापान ईस्ट में है। भाई ये किसने तय किया कि जब दुनिया, इंडिया जो है वो वेस्ट में है और जापान ईस्ट में? अरे भाई ये तो ना तो ईस्ट में है ना वेस्ट में कोई चीज़, राइट? लेकिन अब सेट करना है ना कोई चीज़ समझने के लिए, तो उसको सब ने मिल करके, सारे साइंटिस्टों ने मिल करके ये सेट कर लिया कि भैया इसको हमें ऐसा ही समझना होगा कि ये वेस्ट में, ये ईस्ट में, तभी हम समझ पाएंगे, वरना तो रोज़ भसड़ होगी, रोज़ लड़ाइयाँ जूते चलेंगे, तभी हम कर सकते हैं इसको एनालिसिस, वरना एनालिसिस ही नहीं होगी दुनिया की। यहां तक बात समझ में आ रही? राइट। हमारी बॉडी ये जो पैदा हुई है, अभी जो दुनिया में आई है, तो ये तो जीरो से डेवलप होते होते इस मिनिमम लेवल तक यहां दुनिया में आ गई है। अब यहां से आगे चलना है इसको फिर, लेकिन जो चित्त है हमारा, वो जीरो लेवल पे माँ के अंदर भी था और माँ के बाहर भी था। आत्मा तो करंट है, जन्म के बाद है सर या नहीं पहले से, वो तो जब से उसका कनेक्शन बना और जब से लाइव हुई तब से उसको कनेक्शन बना हुआ है। वो तो माँ के पेट के अंदर से बना हुआ है, और वो कनेक्शन ऐसे ही बना रहेगा। ग्रो तो आपको दो ही चीज़ें करनी है, शरीर ग्रो करना है और चित्त ग्रो करना है, ये तो अनअल्टरेबल है। वो लगा हुआ माँ के पेट से है, अंदर से आत्मा जो है, राइट? ओके, ये जीरो पे शुरू हुआ है। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब चित्त जो है वो जीरो लेवल पर लेकर के पैदा होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? राइट। चित्त के अंदर हर तरह की, दोनों तरह की पोटेंशियलिटी है। चित्त के अंदर दोनों तरह की, देखो हर चीज के करने के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसका सही ढंग, उसका गलत ढंग। क्लास में बैठने का सही ढंग भी हो सकता है, गलत ढंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस ढंग से हम बैठना चाह रहे हैं, राइट? चित्त के अंदर भी मीन्स ये जो भी काम करता है, ये जो भी आप काम करते हो, इसका सारा इंपैक्ट, सारी मेमोरी इसको चित्त के अंदर सेट होती जाती है सब। या तो वो मेमोरी जो है वो पॉजिटिव होगी, या वो मेमोरी जो है वो अंदर निगेटिव स्टोर होगी उसके। तो इसके अंदर दोनों पोटेंशियल हैं, पॉजिटिविटी को भी स्टोर कर लेता है और निगेटिविटी को भी स्टोर कर लेता है। ठीक है नहीं? राइट। चित्त जो है वो निगेटिव ऑल्टरेशन में नहीं जाना चाहिए। जीरो पे तो पैदा हुआ है विद ऑल पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज, लेकिन नेगेटिविटी नहीं पैदा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है? यानी वृत्ति में नहीं जाना है उसको, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। यानी जैसे जैसे लाइफ आपकी आगे बढ़ती जाए वैसे 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 वृत्ति जो है वो लगातार रोकते जाना है आपको। अच्छा, ये जो वृत्ति है, ये मैंने कल भी, आप लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी हम लोगों ने। ये वृत्ति जो होती है, ये कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाज रोज़ा भी हो सकता है, पूजा पाठ भी हो सकती है वृत्ति। लेकिन आप कर रहे हो, रोज़ रोज़ा रख रहे हो ऐसे ही, मतलब उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, पर्सनालिटी में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आया आपके रोज़ा रखने से, तो वृत्ति में रख रहे हैं ना रोज़ा। अच्छा, ये तो जानवरों की पहचान है। यानी कि वृत्ति तो कोई भी चीज़ हो सकती है ना, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग? नहीं, उसके अंदर लगातार डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वृत्ति में नहीं हो रहा। ये इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, रोज़े बहुत से लोग रख रहे हैं, बहुत से नहीं रख रहे हैं। जो लोग रख रहे हैं तो वो ये सोचें कि पिछला जो कल का जो रोज़ा था वो आज का रोज़ा वैसे ही है क्या मेरा? अगर एग्जैक्टली उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है तो ये तो वृत्ति है, और वृत्ति इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम इंसान, वरना इंसान होने का शर्फ आपने छोड़ दिया, खो दिया, राइट? ओके,
तो लाइफ जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू करती जाए वैसे वैसे हमारी वृत्तियां डेवलप नहीं होनी चाहिए। वृत्ति मस्ट बी स्टॉप्ड, वृत्ति निरोधः। चित्त लगातार जो है वो पॉजिटिविटी की साथ तरफ बढ़ता रहना चाहिए। योग का सोल लक्ष्य, सोल जो है वो आपके चित्त का डेवलपमेंट है, राइट। बॉडी आपके चित्त के लिए स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि चित्त अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर सके। जब कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हो तो आप हमेशा देखना तब आप जब आप अच्छा फील करते हो तो अच्छा सोचते भी हो, राइट। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ आती है कि अच्छा ये काम तो मैं कर लूंगा, राइट और रॉन्ग, राइट। तो चित्त आपका अगर शरीर लचर पचर हालत में होगा तो फिर चित्त का सारा ध्यान तो इधर ही की तरफ रहेगा, फिर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा उसका, राइट। तो आपका शरीर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए जो है वो बहुत से स्कॉलर्स ने आपको बहुत से आसन दिए, बहुत से प्राणायाम दिए, बहुत सी एक्सरसाइजेस दी, आपको एरोबिक्स दिए, वेट ट्रेनिंग दी, स्विमिंग दी, वॉकिंग दी, ब्रिस्क वॉकिंग दी, क्या नहीं दिया आपको, प्लायोमेट्रिक्स दिए, तरह तरह की चीज़ें दी हैं। आप अपना शरीर खूब अच्छा कर लो, लेकिन कहीं अगर फाइट आ जाए आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चित्त में और शरीर में, तो शरीर को छोड़ देना फिर और चित्त को ले लेना, क्योंकि चित्त को आगे ट्रांसफ़र होना है और जिस कंडीशन में चित्त रहेगा ट्रांसफ़र करेगा उसी कंडीशन में जाएगा। फिर अगर सुखी कंडीशन में हुआ है तो सुख की जगह जाएगा, जिसको धार्मिक दीनी जुबान में जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। दुखी में हुआ है, स्ट्रेस में हुआ है, परेशानियों में लिप्त हुआ है, तो फिर वो परेशानियों की जगह ही जाएगा। उसको हम आप जहन्नुम बोलते हैं, नरक बोलते हैं, राइट। तो हमेशा वृत्ति जो है वो रुकनी चाहिए। वृत्ति जो है वो अच्छी भी हो सकता है, कोई एक्शन जो दुनिया के लिए अच्छा हो, लेकिन आप सर्कुलर मोड में कर रहे हैं तो वो वृत्ति कहलाएगी। चाहे वो पूजा पाठ हो, ये सेम वही भावना, वही आरती उतारते वक्त, वही नमाज पढ़ते वक्त, वही सेम नहीं। कहीं मीन्स नोट्स नहीं याद आ रहे, जब भी नमाज की नियत बांधी तो नोट्स याद आने लगे। अगर वो कल भी थी और आज भी वैसी नमाज थी तो वृत्ति की है। पूजा पाठ करते पे सारा दुकानों का हिसाब किताब उस वक्त हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, मतलब मीन्स करते हैं तो मैं कह रहा हूँ होता है ऐसा। हर रोज़ थोड़ा सा 1 mm डेवलप होना चाहिए, चाहे 1 mm हो, चाहे 0.1 mm हो, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। उसकी फिक्र, अगर आपकी ये फिक्र डेवलप हो जाएगी तो फिर आप डेवलप भी करना शुरू कर दोगे। लेकिन फिक्र ही नहीं होगी तो सेम लगेगा कि आज भी रोज़ा रखा है, कल भी रखा था, परसों भी रखा था, सब सेम। ठीक है नहीं, राइट। थैंक यू वेरी मच।